हेलो एवरीवन, मैं हूँ कोमल और हम इस वीडियो में आज जानेंगे कि आईपीओ में शेयर्स की अलॉटमेंट कैसे होती है। तो आईपीओ की अलॉटमेंट प्रोसेस जानने से पहले हम जानेंगे कि आईपीओ में कितने टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं। सो बेसिकली आईपीओ में 3 टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं। QIB इन्वेस्टर्स यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, NII यानी नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और थर्ड होते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। पहली कैटेगरी है QIB इन्वेस्टर्स। ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कि अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो या फिर जनरल पब्लिक के लिए इन्वेस्ट करते हैं। अब इनमें प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड्स, म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज आती हैं। जनरली ये लोग ऐसे होते हैं जो कि बड़े बड़े अमाउंट में इन्वेस्ट करते हैं और आईपीओ में इनका 50% कोटा रिजर्व होता है। अब ये कोटा रिजर्व क्या है? नहीं, जो कोटा आप समझ रहे हैं ये वो कोटा नहीं है। आईपीओ में अलॉटमेंट्स के बेसिस पे एक कोटा रिजर्व बनाया जाता है। जैसे कि QIB का कोटा होता है 50%, NII का कोटा होता है 15% और रिटेल इन्वेस्टर्स का कोटा होता है 35%। अब इनके कोटा रिजर्व के बेसिस पे हम जानेंगे कि इनके शेयर्स का अलॉटमेंट कैसे होता है, बट वो नेक्स्ट सेगमेंट में। अभी हम सेकेंड कैटेगरी की बात करते हैं जो कि हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इन्हें हम हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स भी कहते हैं। इस कैटेगरी में आते हैं NRIs, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स और HUFs। इस कैटेगरी के लोग 2 लाख से ज़्यादा की बिडिंग लगाते हैं और इनका रिजर्व होता है 15% आईपीओ अलॉटमेंट में। थर्ड कैटेगरी है रिटेल इन्वेस्टर्स की। अब रिटेल इन्वेस्टर्स में वो लोग आते हैं जो कि 2 लाख से कम की बिडिंग लगाते हैं और आईपीओ में इनका कोटा रिजर्व होता है 35%। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी 3 कैटेगरीज। अब बिडिंग के कुछ दिन बाद ही शुरू होता है हमारा आईपीओ का अलॉटमेंट प्रोसेस। अब इनके कोटा रिजर्व के बेसिस पे देखते हैं कि इनकी आईपीओ की अलॉटमेंट कैसे होती है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मिनिमम बिडिंग वालों की, यानी रिटेल इन्वेस्टर्स की। आईपीओ इशू करने वाली कोई भी कंपनी पहले एक लॉट साइज डिसाइड करती है, क्योंकि आप 1 या 2 शेयर नहीं खरीद सकते, आपको एक लॉट ही खरीदना पड़ेगा। तो जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। एक XYZ कंपनी है जो कि अपने आईपीओ लॉन्च कर रही है, जो कि फिक्स्ड प्राइस होंगे। तो वो अपने 1 शेयर की कीमत रखती है 2000 रुपये और एक लॉट में 14 शेयर्स को अलॉट करती है। तो इस हिसाब से आपको एक लॉट पड़ेगा 2000 × 14 विच इज़ 28,000 का। अब आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए आपको कम से कम एक लॉट तो बिड करना ही होगा, जो कि मिनिमम है। तो अगर आप XYZ कंपनी में 1 से 18 लॉट के बीच में बिड करते हैं तो आप रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट 2 लाख से कम ही होगा। इन केस अगर आप 18 लॉट से ऊपर की बिडिंग करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट 2 लाख से ऊपर हो जाएगी, तो आप इवेंचुअली हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर की कैटेगरी में आ जाओगे। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी में हो तो आपको बिडिंग के लिए भी अप्लाई उसी कैटेगरी से करना होगा। इन केस हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर हो तो उसी कैटेगरी से अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट पार्ट है ओवर सब्सक्रिप्शन। अब ये ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? इन सिंपल वर्ड्स, ओवर सब्सक्रिप्शन यानी जितना भी शेयर्स कंपनी इशू कर रही है उससे ज़्यादा की पब्लिक बिडिंग आ जाना। तो अगर किसी कंपनी ने रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 1 लाख शेयर्स रिजर्व रखे हैं बट बिडिंग आ जाती है 5 लाख की, तो शेयर्स के लैंग्वेज में हम इसे कहते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी 5 गुना ओवर सब्सक्राइब्ड हो गई है। अब जैसा कि हम जान रहे हैं कि QIB, HNI और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ में कोटा रिजर्व होता है, तो अगर हमारी XYZ कंपनी ने रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 35% कोटा रिजर्व रखा है और रिटेल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी ओवर सब्सक्राइब हो जा रही है, फिर भी रिटेल इन्वेस्टर्स को अपने 35% कोटा से ही शेयर्स की अलॉटमेंट मिलेंगी। अब इसे जल्दी से एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। XYZ कंपनी ने अपने 20 लाख शेयर्स को 1000 में बेचकर आईपीओ के थ्रू 200 करोड़ रुपए उठाए हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 35% रिजर्व रखा है। मतलब XYZ ने अपने 20 लाख शेयर्स में से 7 लाख शेयर्स, जो कि 35% हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व रखे हैं और XYZ ने अपने एक लॉट में रखे हैं 14 शेयर्स। तो इस हिसाब से 7 लाख शेयर्स मतलब 50,000 लॉट्स। 7 लाख डिवाइडेड बाय 14 इज 50,000, मतलब 50,000 शेयर्स रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व्ड। तो XYZ कंपनी की बिडिंग अगर 50,000 तक आती है तो सभी को अपने बिड्स के अनुसार अलॉटमेंट्स मिल जाएंगी।
लेकिन अगर 50,000 से ज़्यादा आती है तो सबसे पहले एक कॉमन लॉट डिसाइड किया जाएगा सारे इन्वेस्टर्स के लिए, और जो बाकी के ओवर सब्सक्राइब लॉट्स हैं उनको जिन लोगों ने एक से ज़्यादा की बिडिंग की है उसमें इक्वली बांट दिया जाएगा। लेकिन अगर उन 50,000 लॉट्स के लिए 2 लाख या उससे ज़्यादा की बिड्स आती है तो इस केस में क्या होगा? तब आता है लॉटरी सिस्टम, जब एक लॉट भी अलॉट करना मुश्किल हो जाता है। अब लॉटरी सिस्टम में आपने चाहे जितनी की बिड लगाई हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ एक ही लॉट की बिडिंग मिलेगी। अब लॉटरी सिस्टम में आपको शेयर्स की अलॉटमेंट मिलेगी या नहीं, ये टोटली लक पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये पूरा जो प्रोसेस है ये कंप्यूटराइज्ड होता है। अब जाहिर सी बात है, जितना ज़्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन होगा शेयर्स का, अलॉटमेंट के चांसेस उतने ही कम होंगे। अब सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं, यानी कि हाई नेट इन्वेस्टर्स, जिन्हें हम नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी कहते हैं। इनके केस में अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो ओवर सब्सक्राइब्ड शेयर्स को इक्वली और प्रोपोर्शनेटली अलॉट किया जाता है, यानी कि आपने जितने भी शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उसे HNI की कैटेगरी के ओवर सब्सक्रिप्शन से डिवाइड किया जाएगा। चलिए लेते हैं एक क्विक एग्जाम्पल। जैसे कि हमारी XYZ कंपनी ने 50,000 शेयर्स HNI कैटेगरी के लिए रिजर्व रखी हैं। अब अलॉटमेंट आती है 1 लाख शेयर्स के लिए और HNI कैटेगरी 2 लाख से ओवर सब्सक्राइब हो रही है, तो हम शेयर्स की लैंग्वेज में इसे कहेंगे कि HNI कैटेगरी 4 गुना ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो गई है। अब इस ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में आपको केवल 250 शेयर्स मिलेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने तो सिर्फ 1000 शेयर्स के लिए बिड लगाई है ना, तो 1000 डिवाइडेड बाय 4 इज़ 250। तो दोस्तों ये था अलॉटमेंट प्रोसेस और ओवर सब्सक्रिप्शन। अब शेयर्स के अलॉट होने के 1 हफ्ते बाद वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाता है, और जितने भी एप्लीकेंट्स हैं जिन्हें अलॉटमेंट मिल गया हो, कंपनी उनके डीमैट अकाउंट में डायरेक्टली शेयर्स को ट्रांसफ़र कर देती है। अब इन केस किसी को अलॉटमेंट नहीं मिला तो उन्हें IPO रिफंड मिल जाता है विदिन 15 डेज मैक्स। अब इन वर्स्ट केस अगर आपको रिफंड फिर भी नहीं मिल रहा है तो आप या तो ऑनलाइन जाके कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं सेबी के पोर्टल पे, या फिर अपनी नज़दीकी रजिस्ट्रार के पास जाकर रिटन कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। दैट्स इट फ्रेंड्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। ऐसे ही रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।